स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन से। प्रभाकर एट द ब्लैकस्मिथ शॉप। यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि प्रभाकर बैठा हुआ था एक लोकल शॉप पे, स्मिथ पे, यानी कि जो लोहार होते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल्स लाइक एक्सेस एंड सिकल्स वर लेड आउट रेडी फॉर सेल। एक छोटी सी बेंच थी जहाँ पर आयरन की बनी हुई चीज़ें जैसे कि एक्स जो होती है, कुल्हाड़ी और बाकी कुछ चीज़ें वहाँ पे थी जिनको जो बेचने के लिए तैयार थी, मतलब जो बिकने के लिए वाले सेक्शन में ही थी। ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड 2 men वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रॉड्स इनटू शेप। बहुत तेज़ मतलब वहाँ पे फायर जल रही थी और 2 लोग क्या कर रहे थे, बीट कर रहे थे और हीट कर रहे थे, यानी गर्म करके वो उसको मार रहे थे मेटल को, ताकि उसको शेप दे सके। इट वॉज वेरी हॉट एंड नॉइजी एंड येट इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग। काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा हीट थी वहाँ पे, गर्मी थी, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें हम पढ़ेंगे आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर के बारे में। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, कि आजकल हम क्या करते हैं, जो भी आयरन का यूज़ होता है उसको हम ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे लेते हैं कि ठीक है ये हमारे पास लोहा है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स, यानी कि जो भी चीज़ें आयरन की बनी हुई होती हैं वो हमारी लाइफ का डेली का पार्ट है। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। एक्चुअल जो यूज़ था आयरन का वो कुछ 3000 साल पहले शुरू हुआ था। और कुछ जो लार्जेस्ट कलेक्शन है आयरन टूल का और वेपन का वो कहाँ पे मिलता है, मेगालिथिक ब्यूरियल्स में, विच अबाउट विच यू रेड इन चैप्टर 4। इनके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था, बट काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मिला था वहाँ से आयरन टूल का इनके पास से। और हमारा एक्चुअली जो आयरन था वो 3000 ईयर अगो पहले स्टार्ट हुआ था कॉन्टिनेंट्स में। और उसके पहले लिखा है कि अराउंड 2500 ईयर अगो, लाइक इसको ढूंढने के 500 साल बाद, देयर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। कई सारे एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि आयरन टूल कैसे स्टार्ट हुए थे। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो आपके एक्सेस हैं वो कैसे यूज़ होते हैं फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। और आयरन प्लग शेयर, ठीक है, यानी कि किस तरह से जो आपकी आयरन की चीज़ें होती हैं वो यूज़ होती हैं, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए। और आयरन प्लग, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब कोई गमले में से हम पौधा निकालते हैं, लगाते हैं, माली के पास भी होता है प्लगिंग करने के लिए, तो वो भी आयरन का बना होता है। ठीक है, चैप्टर 5 में हमने देखा भी है, द प्लग शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये जिससे हम मतलब करते हैं ना, हम उसे खुरपी भी बोल देते हैं कई बार, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, काफ़ी यूज़फुल था एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि वहाँ पे यूज़ होता था। जो दूसरा स्टेप है इंक्रीज़ करने का प्रोडक्शन, दैट वाज इरिगेशन। The kings and kingdom you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages। यानी कि जो राजा और महाराजाओं के बारे में आप पढ़ रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करते अगर ये जो फ्लोरिशिंग विलेजेस हैं, जो बढ़ रही थी, ये विलेजेस अगर काम नहीं करती तो राजा महाराजा नहीं रह पाते। देखिए, राजा महाराजा जो भी होते थे मतलब वो क्या करते थे, राज करते थे, लेकिन जो एक्चुअल काम करते थे वो बाकी लोग ही तो करते थे। तो एक तरह से बोला गया है कि वो लोग काम करते थे इसलिए ये लोग इतने आराम से काम कर पाए, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used। देखो, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ इरिगेशन भी स्टार्ट हुआ। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई देना, यानी पानी दिया जाता है कई कई जहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर लैंड होते हैं और लोग क्या करते हैं उस तरह से फसलें बढ़ती हैं। अभी भी आप देखेंगे इरिगेशन होता ही है। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। ये सारी चीज़ें हेल्प करती थी इरिगेशन के लिए और ये उस टाइम तक बनना शुरू हो गई थी। राइट में दे रखा है आयरन टूल्स के बारे में कि ये कुछ सेट ऑफ कैप्शंस हैं, चूज द राइट वन फॉर ईच ऑफ द पिक्चर, कि आपको ये कुछ आयरन टूल्स दे रखे हैं, आपको पता लगाना है कौन सा है। टोंग्स, ये वाले टोंग्स हो गए, इस तरह से अलग अलग हैं, आप कर सकते हैं, ये तो छोटी सी एक्टिविटी है। इफ़ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन्ड। यानी कि अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें मेंशन हुई हुई हैं जो उस टाइम पे वर्क चल रहा था उससे रिलेटेड। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस, और बाकियों को आपको फिल करना है, फ्रेजेस को
मतलब भर के इनको पुट करके लेबर प्रोवाइड किया जाता था लोगों के द्वारा, ठीक है। फार्मर्स को भी बेनिफिट होता था क्रॉप प्रोडक्शन से, ठीक है, क्योंकि पता होता था कि क्रॉप प्रोडक्शन होगी तो उनको पैसा मिलेगा। फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। अब क्या होता था कि फार्मर्स को प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ता था अगर उन्हें टैक्सेस मतलब देने होते थे, टैक्सेस को चुकाने के लिए उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करना होता था। किंग्स मनी प्रोवाइड करते थे ताकि प्लान इरिगेशन वर्क हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, आपको फिल करना है जो भी आपने ऊपर पढ़ा है उससे रिलेटेड। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको ये सारे फिल करने हैं, मैंने ऑलरेडी फिल कर दिए हैं ताकि आप आराम से समझ पाएँ। सबसे पहला है किंग को मनी चाहिए होती है क्या आर्मीज़ के लिए, पैलेस को मेंटेन करने के लिए, फोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो फार्मर्स से टैक्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा, फार्मर्स को टैक्स पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। थर्ड में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद है दिस इज़ पॉसिबल विद इरिगेशन, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इरिगेशन बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट कि किंग उनको मनी देते हैं, प्लान देते हैं ताकि प्रॉपर इरिगेशन प्लान हो सके, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ में आएगा लेबर भी प्रोवाइड किया जाता है लोगों के द्वारा। उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है, और लास्ट में फार्मर को भी फ़ायदा होता है क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन सर्टेन होता है और फ़ायदा होता ही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हु लिव्ड इन द विलेजेस। There were at least 3 different kind of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent. 3 different kind of people थे जो रह रहे थे villages के अंदर, चाहे वो साउथ की villages हो या नॉर्थन पार्ट हो सब कॉन्टिनेंट का, साउथ यानी नीचे की साइड का हो, नॉर्थ का यानी ऊपर की साइड का हो, अगर आप इंडिया के मैप में भी देखो या कॉन्टिनेंट में भी देखो। इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालार्स, यानी कि अगर हम बात करें तमिल रीजन की, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जिनका खुद का लैंड हुआ करता था, उनको हम वेलालार्स बोलते थे। ऑर्डिनरी प्लगमैन यानी कि जो प्लगिंग करते थे, यानी कि होता ना कि खाद डालना या बाकी काम करना, खेती करना थोड़ी बहुत, उनको बोलते थे उजावाहर, ठीक है। और लैंडलेस लेबरर, जिनके पास लैंड भी नहीं था, जो सिर्फ काम करते थे, उनको चाहे उसके अंदर स्लेव्स भी आ गए, उनको हम बोलते थे कड़ासियार या अदिमाई। ये प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, अगेन मैं हर बार रिपीट करती हूँ क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन करता है तो अलग हो सकती है, बट मेन जो 3 लोगों की बात हुई, सबसे पहली बात हुई लार्ज लैंड ओनर्स की, उसके बाद प्लगमैन की जो ऑर्डिनरी थे, और थर्ड था लैंडलेस लेबरर्स जो काम तो करते थे और जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं था। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ग्रामा भोजका, यानी कि अगर हम नॉर्थन पार्ट में देखें, कंट्री के नॉर्थन पार्ट में जो विलेज के हेडमैन होते थे, जो हेड होते थे, उनको ग्रामा भोजका नाम से जाना जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, और क्या होता था, सेम फैमिली से जो मैन होते थे वो इस पोजीशन को लेते थे। फॉर एग्जाम्पल आज वहाँ पे कोई ग्रामा भोजका है, यानी वहाँ विलेज का हेड है, अब उसका बेटा जो होगा वो नेक्स्ट बार दोबारा यही बनेगा, तो ये चलता रहता था जनरेशन टू जनरेशन। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी, यानी कि जो ये पोस्ट थी ये हेरिडिटरी थी, एक से दूसरे मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होती थी उसको ट्रांसफर होती थी। द ग्रामा भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, और जो ये ग्रामा भोजका होते थे ये सबसे ज़्यादा इनके पास लैंड होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड, नॉर्मली क्या होता था, उनके पास स्लेव्स होते थे, ठीक है, जो काम करते थे उनके लिए, और उन्होंने वर्कर्स को हायर किया था ताकि वो लैंड को कल्टीवेट कर सकें, ठीक है। Beside, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the villages. अब ये जो पोस्ट थी ग्रामा भोजका की, वो काफ़ी पावरफुल थे, तो क्या करते थे, किंग उनको ऑर्डर देते थे कि विलेज में से टैक्सेस वो कलेक्ट करें और उनको किसको दें, किंग को वापस वो सारे टैक्स कलेक्ट करके दे दे। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन, कई बार उन्होंने एक जज की तरह भी फंक्शन किया और कई बार उन्होंने पुलिसमैन की तरह फंक्शन भी किया। जज मतलब कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया लोगों के बीच में तो क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड करते थे। कोई पुलिसमैन कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसके साथ कैसा करना है ये भी करते थे। अपार्ट फ्रॉम ग्रामा भोजका देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर, ठीक है, एक तो ये थे जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड था, दैट इज़ ग्रामा भोजका। उसके अलावा कई सारे इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनको हम बोलते थे गृहपतिज, ठीक है, गृहपतिज। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, जैसे ग्रामा भोजका तो वो थे जिनके पास बहुत बड़ा लैंड था, लेकिन जो ये गृहपतिज की बात हो रही है ये थे जिनके पास थोड़ा छोटे अमाउंट में लैंड था। एंड देन देयर वर मेन एंड वुमेन सच एज दासा
कर्मकारा, उनका नाम बोला है, कुछ मेन एंड वुमेन थे जिसको बोला है दासा कर्मकारा। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। जिनके पास कोई लैंड नहीं था, उनका खुद का कोई लैंड नहीं था, एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स। क्योंकि उनके पास खुद कोई लैंड नहीं था तो उन्हें अपना जीवन कैसे चलाना पड़ता था, दूसरों के फील्ड पे काम करके, ठीक है। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट पर्सन सच एज ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। और अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता था, कई सारे विलेजेस में और भी लोग थे, चाहे वो लोहा जो कहते हैं ना लोहार हो, पॉटर हो जो आपके ये गमले बनाते थे या जो बर्तन बनाते थे मिट्टी के, कारपेंटर हो गए लकड़ी का काम करते थे सिलने वाले, तो ये सारे काम भी होते थे। नाउ द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, यानी कि सबसे पहले के कुछ काम किया हुआ है, ये लिटरेचर है बहुत ही फेमस वहाँ पे, संगम लिटरेचर सबसे पहले की है, जिसको करीब 2300 साल पहले बनाया गया था। और इसके जो टेक्स्ट थे उसको क्या बोला गया, संगम बोला गया, बिकॉज उसमें क्या था, कई सारी चीज़ों को कंपाइल किया था। दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल इन असेंबलीज ऑफ पोएट दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुराई। यानी कि बहुत सारी असेंबलीज होती थी, लोग आके पोएम्स बोलते थे, तो वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी उस सबको एक साथ कंपाइल किया गया था। और ये जो सभा होती थी, असेंबलीज होती थी, कहाँ पे होती थी, मदुराई में होती थी, ठीक है। तो इसलिए उसको संगम बोला, संगम मतलब होता है मिलना, बहुत सारी चीज़ों का मिलना, तो यहाँ पे यही उसका मतलब है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव हर्ड ऑफ द जटकास, दीज वर स्टोरीज दैट वर प्रॉब्ली कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड देन रिटर्न डाउन एंड प्रिजर्व बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। मतलब ये बताई जाती थी ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा, मतलब वो बताते थे, कंपोज करते थे, लेकिन मॉन्क और बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे वो उनको लिख के प्रिजर्व कर लेते थे। लाइक उनको पता चला कि स्टोरी है, वो लोग बताते थे, वो उसको लिख लिख के प्रिजर्व कर लेते थे। तो एक पार्ट दे रखा है जटका स्टोरी का जो बताता है कि कैसे एक गरीब आदमी मतलब रिच हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये पूरी स्टोरी इसी के ऊपर है। तो ये स्टोरी है एक पुअर आदमी की, गरीब आदमी की, लेकिन वो चालाक बहुत था, मतलब समझदार था। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक क्लेवर पुअर यंग मैन था, ठीक है, जो एक सिटी में रहता था और उसका खुद का सिर्फ जो रिसोर्स था वो डेड रेट था, ठीक है। उसके पास सिर्फ एक मरे हुए चूहे थे। तो उसने क्या किया, उसने एक होटल में जो मतलब एक होटल वाले को बेचना शुरू कर दिया। और क्या करता था, एक क्वाइन के बदले वो मतलब कैट के लिए क्या देता था, एक मरा हुआ चूहा देता था। एक दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आई, ठीक है। तो किंग गार्डनर जो राजा का गार्डन था वो पूरा का पूरा लीव से और पत्तों से भर गया। उसके बाद क्या हुआ, जो यंग मैन था उसने ऑफ़र किया कि वो साफ़ कर देगा सारी घास, लेकिन क्या होगा उसको, मतलब ऑब्वियसली पैसे चाहिए थे। तो उसने बोला ठीक है ऐसा कर देंगे, हम सब कुछ साफ़ कर देंगे, पुअर आदमी ने ये बोला। उसके बाद जो यंग मैन था उसने क्या किया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उसने बोला कि मैं आप सबको स्वीट्स दूंगा और हर और लीफ के लिए जो भी आप इकट्ठा करोगे। थोड़ी देर में बच्चों ने सबने मिल के सब कुछ साफ कर दिया और जो पुअर मैन था उसने उनको पे कर दिया। जस्ट देन किंग पॉटर्स वॉज ऑन द लुक आउट फॉर फ्यूल। अब क्या था, जो किंग का जो पॉटर था, जो किंग का पॉटर था, मतलब जो पॉट वगैरह बनाता था, बर्तन बनाता था, वो फ्यूल ढूंढ रहा था। तो अब उस यंग मैन ने जो भी वहाँ से वुड या लीव्स इकट्ठी की थी वो उस पॉटर को दे दी, ठीक है। उसके बाद यंग मैन के पास एक और आइडिया आया, उसको लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने एक पानी से भरा हुआ जार लेके गया सिटी गेट पे और उसने क्या किया, वो पानी इकट्ठा मतलब दिया ग्रास कटर्स को, यानी कि जो घास काट के बेचते थे उसको उसने वो पानी ऑफर किया। वो बहुत खुश हुए। तो उसने बोला कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा करा है, बताओ तुम क्या चाहते हो हमसे। तो उसने बोला मैं आपको बता दूंगा जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी। तो ही देन मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर, उसने ट्रेडर के साथ दोस्ती कर ली थी। और एक दिन क्या हुआ, ट्रेडर ने बताया कि एक हॉर्स डीलर आ रहा है कुछ 500 हॉर्सेस के साथ, यानी कि उसके पास कुछ 500 घोड़े हैं और वो यहाँ पे आ रहा है। इस बात को सुन के यंग मैन वापस गया ग्रास कटर के पास, ठीक है, जो ग्रास कटर को जिसने उसने पानी ऑफर किया था उनके पास गया। उसने कहा कि आप मुझे ग्रास का एक एक बंडल दो, टोटल मतलब 500 बंडल दे दिए, और आप ये ग्रास किसी और को नहीं बेचोगे जब तक मेरी घास ना बिक जाए।
तो दे एग्रीड, उन्होंने हाँ बोल दिया और उसने वो 500 बंडल ऑफ ग्रास दे दिए। और फाइनली क्या हुआ, जब वो हॉर्स डीलर कहीं पे भी वो ग्रास नहीं खरीद पाया तो उसने उस यंग मैन से खरीदा फॉर 1000 कॉइन्स, क्योंकि उसको पूरे शहर में कहीं भी घास नहीं मिली। तो उसने क्या किया, जो उस बंदे के पास घास थी यानी उस यंग मैन के पास, उससे ही उसको घास खरीदनी पड़ी। तो यहाँ पे दिखाया है कितना चालाकी से उस गरीब आदमी ने पैसा कमा लिया था, थोड़ा 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 करके, हर बार अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया, दिमाग लगाया। We can use other kind of evidence to find out about life in some of these early cities. हम कोई और एविडेंस ढूंढ के पता लगा सकते हैं कि लाइफ कैसी थी यहाँ पे। Sculptures, carved scenes depicted people live in town and villages as well as in the forest. कई सारे स्कल्पचर्स हैं और कई सारे सीन्स बने हुए हैं जो बताते हैं कि लोग वहाँ पे कैसे जीते थे। कई बार देखना वॉल्स पे होते हैं कि इस तरह से जीते थे, इस तरह से कुछ चीज़ें होती थी। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of building that were visited by people. ये सारी चीज़ें डेकोरेट हुआ करती थी। कई सारे देखो, ये जो स्कल्पचर्स थे इनको डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था, पिलर्स को डेकोरेट करने के लिए, बिल्डिंग को डेकोरेट करने के लिए या फिर रेलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फेसिंग पेज, रिंग वेल फाउंड इन दिल्ली, इन व्हाट वेज डू यू थिंक द सिस्टम ऑफ ड्रेनेज वाज। ओके, तो ये नॉर्मली एक बताया गया कि यहाँ पे आपको रिंग वेल दिख जाएगा फेसिंग पेज पे। नाउ यहाँ पे देखो क्या है, ये जो है ये वेल दिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्कल्पचर दिखा रखा है, अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची। ये एक स्कल्पचर, इस तरह से स्कल्पचर मिलते थे, डेकोरेशन के लिए यूज़ होते थे। दिस इज़ अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विद स्तूपास, यानी कि एक साइट है, एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे स्तूपास हैं मध्य प्रदेश में, जो सीन दिखा रहे हैं सिटी का, कैसे सिटी होती थी। यू विल लर्न मोर अबाउट सांची इन चैप्टर 11। ये जो जगह है इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। और ये क्या बताया हुआ है, ये बताया ये रिंग वेल, जो वहाँ पे वेल पाया जाता था दिल्ली के अंदर, ठीक है। नाउ मेनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2005 ईयर अगो वर कैपिटल्स ऑफ महाजनपदास दैट यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 5। यानी कि कितनी सारी सिटीज जो डेवलप हुई हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है, कहाँ पे ये कैपिटल्स थी महाजनपदास की, जो कहाँ पे थे, चैप्टर 5 में आपने उनके बारे में पढ़ा है। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls. अब आपने जैसे कि देखा कि जो ये cities हैं ये सराउंडेड थी किससे, कई सारी walls के साथ, यानी कि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी walls होती थी। In many cities, archaeologists have found rows of pots or ceramic rings arranged one on top of other. These are known as ring wells. ठीक है, ये रखा है रिंग वेल, इसको जो हमने यहाँ पे पढ़ा ऊपर, ठीक है। क्या बोला है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि बहुत सारे पॉट्स एक के ऊपर एक या फिर सिरामिक रिंग एक के ऊपर एक, वन ऑन द टॉप ऑफ अदर अरेंज थी, और इनको हम बोलते थे रिंग वेल्स। दीज सेम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट इन सम केसेस एंड एज ड्रेन एंड गार्बेज डंप। ये किस लिए यूज़ होता था, ऐसा माना जाता है कि ये टॉयलेट की तरह यूज़ होता था। लोग टॉयलेट चले जाते थे कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ड्रेन्स या फिर गार्बेज डंप, कचरा फेंकने के लिए या पानी के आने जाने के लिए यूज़ होती थी। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेज, और ये हर किसी के घर में यूज़ होती थी, इंडिविजुअल घरों में मिल जाती थी, ठीक है। तो ये फ़ोटो दे रखी है रिंग वेल की, और यही बताया हुआ है कि किस तरह से ये यूज़ होती थी। We have hardly any remains of palaces, market or of homes of ordinary people. हमें देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं अगर हिस्ट्री की तरफ जाए, लेकिन ये सब नहीं मिला कि पैलेसेस के बचे हुए टुकड़े या लोगों के बारे में, उनके घर से। Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. हो सकता है कुछ चीज़ें हमें अभी भी ढूंढनी है, आर्कियोलॉजिस्ट अभी उनको ढूंढेंगे। Others made of wood, mud brick and thatched may not have survived. जो बाकी चीज़ों से बने थे, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो ब्रिक हो, या फिर वो आपके जो होते हैं ना घास फूस, थैच का मतलब है घास फूस है, उससे बने हुए हों, शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि डिकम्पोज हो गए होंगे, वो मिल गए होंगे मिट्टी में। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर हो सकता है हमें उन्हें ढूंढना हो। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट अर्ली सिटीज़ इज़ फ्रॉम द अकाउंट ऑफ सेलर्स एंड ट्रैवलर्स हु विजिटेड दैम। यानी कि अगर हमें ढूंढना है कि पुरानी सिटीज़ के बारे में क्या होता था, तो जो लोग वहाँ ट्रैवल करते थे, जो लोग वहाँ आते थे, उनके थ्रू हम ढूंढ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट्स दैट हैव बीन फाउंड वॉज बाय एन अननोन ग्रीक सेलर। जो बहुत ही एक चीज़ ग्रीक सेलर ने ढूंढी थी और उन्होंने ये डिस्क्राइब भी किया था। उन्होंने क्या किया था, ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। वो सेलर थे, मतलब वो शिप से आए, और उन्होंने जहाँ पे भी पोर्ट्स होते थे, समुद्र के किनारे होते थे, जहाँ पे जहाज़ लगते थे, उनको डिस्क्राइब किया। फाइंड भारूच ऑन मैप 7 एंड देन रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी। उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, द स्टोरी ऑफ बारी गाजा, द ग्रीक नेम फॉर बारूच। द गल्फ इज़ वेरी नैरो एट बारी गाजा एंड
वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। यानी कि ये जो गल्फ है बहुत ही नैरो है, ब्रॉड नहीं है, छोटा सा है, चौड़ा नहीं है ये, और काफ़ी मुश्किल होता है ढूंढने में जो लोग सी से आ रहे हैं उनको। शिप हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। जो शिप्स हैं वो लोग काफ़ी फिशरमैन जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो संभाल रहे हैं। द इम्पोर्ट्स इनटू बारगेजा वर वाइन, जो चीज़ें आती थी वो थी वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट जो थे उसमें क्या था, हिमालय, आइवरी, एजेट, कार्नेलियन, कॉटन, ये सब चीज़ों के नाम हैं, ठीक है। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग। मर्चेंट्स कई सारी चीज़ें लाते थे राजा के लिए। दीज इंक्लूडेड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन्स, फाइन वुमेन एंड फाइन क्लोथ। ये सारी चीज़ें लोग खुद किंग के लिए लाते थे, ठीक है। तो यही वो थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था अननोन ग्रीक सेलियर्स, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, ग्रीक नेम फॉर बारूच। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले कॉइन के बारे में, ठीक है। यू मे हैव नोटिस्ड हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन इन द स्टोरी ऑन पेज 82। आपने नोटिस किया होगा कि कैसे वेल्थ को मेजर करते हैं कॉइन्स के टर्म में, कितना पैसा है, कितने कॉइन्स हैं, उससे वेल्थ देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे कॉइन्स मिले हैं जो इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। द अर्लीस्ट कॉइन विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वर पंच मार्क कॉइन। और जो कुछ 500 साल पहले जो कॉइन यूज होते थे वो पंच मार्क्ड कॉइन थे, उनको पंच करके बनाया गया था। नीचे आप देख सकते हैं फोटो में, आपको दिख जाएगा। पंच मार्क कॉइन के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। पंच मार्क्ड कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। अलग अलग शेप के होते थे, रेक्टेंगुलर भी होते थे, स्क्वायर भी होते थे, राउंड भी होते थे। या तो वो मेटल शीट से बने होते थे या फिर वो फ्लैटेंड मेटल ग्लोब्यूल एक छोटी सी किसी भी स्फेरिकल बॉडी से बनते थे। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। अब देखो एक क्या चीज़ बताई है कि जो ये कॉइन थे ना, ये इंस्क्राइब नहीं थे, इनके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया था बल्कि स्टैम्प किया था, या तो सिंबल्स उनके ऊपर बना दिए थे या फिर उनको पंच किया गया था। अब देखो यहाँ पे सिंबल्स दिखेंगे आपको, ध्यान से देखो, ये अलग अलग सिंबल आपको दिखेंगे, ठीक है। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसलिए क्योंकि इनको पंच किया था, मार्क कर दिया था, इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते थे। दीज कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरीज। काफ़ी हद तक ये चीज़ें चलती रही थी, अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में दी जाती थी, ली जाती थी, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिटीज़ विद मेनी फंक्शन, ठीक है। वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न। कई बार क्या होता था, एक सिंगल टाउन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता था कई रीज़न से। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। यानी कि जो मथुरा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाउन था। वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो लोकेटेड था एट द क्रॉस रोड ऑफ 2 मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट जगहों के रूट थे। जैसे कि समझ लीजिए एक जगह यहाँ पे है, यहाँ से रास्ता जा रहा है और ट्रैवल और ट्रेड के लिए दूसरा जा रहा है, तो यहाँ पे वो टाउन अगर सिचुएटेड है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था वो, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटीज़ एंड सेवरल श्राइन्स। यानी कि ये जो जगह थी उसमें क्या होता था, कई सारी आसपास वॉल थी, उसके अलावा कई सारी श्राइन्स थी, ठीक है। यानी कि देखो वॉल्स आसपास पूरी बनी हुई थी। श्राइन्स का मतलब होता है जैसे कि कोई इंसान को एक हम डेडिकेट कर देते हैं, एक होली प्लेस बना देते हैं उनके नाम पे कि यहाँ पे इनकी श्राइन, मतलब हम होता है ना कि उसको एक मतलब होली प्लेस बनाना, भगवान से रिलेटेड बनाना या किसी पर्सन से रिलेटेड बनाना। तो ये भी वहीं पे काफ़ी सारे थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। जो आसपास के एरिया के फार्मर्स होते थे या हर्डर्स होते थे, यानी कि जो किसान होते थे या जो शिप वगैरह लेके जाते थे, शीप नॉट शिप, शीप जो लेके जाते थे वो क्या करते थे, लोगों को खाना प्रोवाइड कर देते थे जो सिटी के अंदर रहते थे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर्स वॉज प्रोड्यूस्ड। एक और क्वालिटी क्या थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कल्पचर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते थे। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानास। कुछ 2000 साल पहले मथुरा क्या हो गई, सेकेंड कैपिटल हो गई कुशानास की, जिसके बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर, देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जैन श्राइन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। ओके, मथुरा एक बहुत ही रिलीजियस सेंटर क्यों बना था, एक था रिलीजियस सेंटर, इनफैक्ट अभी भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा
बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वहाँ पे थी, जैन श्राइन्स थी, और उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर था वो वर्कशिप ऑफ कृष्णा के लिए। कृष्णा जी को माना जाता है, वहाँ पे भगवान कृष्ण की काफ़ी पूजा होती है। Several inscription on surface such as stones, slabs and statues have been found in मथुरा। वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली जिसमें होती हैं कुछ स्टोन्स, स्लैब्स या फिर स्टैचूज, ठीक है, वो मथुरा में मिले। उसके अलावा जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन। होते क्या हैं शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो लोग या फिर वुमेन क्या करते हैं, यानी आदमी या औरत क्या करते हैं, वो मोनेस्ट्रीज में दे देते हैं एज अ गिफ्ट, कुछ कुछ इंस्क्राइब करके लिख के। These were made by kings and queens, officers, merchant and craft person who lived in the city। और ये कई लोगों के थ्रू बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें उनका नाम लिखा हुआ है, इन सब लोगों, ये सब लोग मतलब बनाते थे और बाद में लोग उनको दे देते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। अब अगर हम बात करें कि लोगों के बारे में मेंशन हुआ था, तो इंस्क्रिप्शन किस किस से बना था, ये सारे लोगों ने इंस्क्रिप्शंस बनाया था। या फिर इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा, जो भी मथुरा से इंस्क्रिप्शंस मिले थे उनमें इन सब लोगों के बारे में मेंशन कर रखा था, ठीक है। चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो गए, यानी कि जो आपके गहने वगैरह का काम करते हैं, लोहार हो गए, सिलने का जो काम करते हैं, वीवर, बास्केट्स जो बनाते हैं, गार्लैंड मेकर यानी मालाएं वगैरह जो बनाते हैं, परफ्यूमर्स, ठीक है। नाउ वी विल कम टू क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट। हम लोगों के पास आर्कियोलॉजिकल यानी हिस्ट्रिकल जो एविडेंस है, सबूत है क्राफ्ट को लेके। इसमें क्या था, एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, काफ़ी अच्छी पॉटरी जिसको हम बोलते हैं नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, वो इसमें इंक्लूडेड थी। It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, क्योंकि ये कहाँ पे मिलती है, जो भी इसका सब कॉन्टिनेंट होते हैं उसके नॉर्थन पार्ट में मिलती है। यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ है, मैं पढ़ देती हूँ। NBPW जिसका मतलब है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज़ अ हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। इसकी ब्लैक सरफेस होती है शाइनी सी, और क्या होता है, पॉटर यूज़ करता है इसको एक्सपोज करने के लिए अर्थवेन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, यानी पॉटर बहुत हाई टेम्परेचर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बाहर की सरफेस ब्लैक हो जाती है। एक फाइन ब्लैक स्लिप वाज आल्सो अप्लाइड ऑन दिस विच गिव द पॉटरी अ मिरर लाइक शाइन, जिसकी वजह से ब्लैक तो होती है बट वो बहुत ही शाइनी होती है, ठीक है। उसके बाद है रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट में नॉट हैव बीन सर्वाइव्ड। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें मिल गई, जो हमें पता है कि थी, जो हमें अभी मिल चुकी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद सर्वाइव करी ही नहीं कभी। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वॉज इम्पॉर्टेंट, यानी कि हमें पता चला था कि जो क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग थी, बनना था, वो इम्पॉर्टेंट था। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ, मदुराई इन द साउथ, बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दिस सेंटर्स। और ये काफ़ी फेमस सेंटर्स थे जहाँ पे लोग काम करते थे क्राफ्ट को लेके, ठीक है। मेनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज। कई क्राफ्ट के पर्सन्स जो थे, जो क्राफ्ट का काम करते थे, और जो मर्चेंट्स थे, जो बेचते थे, उन्होंने एसोसिएशन बनाया जिसको नाम दिया श्रेणीज। उन्होंने उस एसोसिएशन का नाम दिया श्रेणीज। Now these श्रेणीज of craft person provided training, procured raw material and distributed the finished product। अब एक्चुअली फंक्शन क्या था, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, और प्रोडक्ट को फिनिश करने का काम करते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। उसके बाद वो क्या करते थे, सारा का सारा ट्रेड, बेचना वगैरह सब कुछ, जो मर्चेंट होते थे वो इसको ट्रेड करते थे, बेचते थे, जैसे भी सेलिंग करनी होती थी करते थे। श्रेणीज ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स। इन श्रेणीज ने बैंक्स की तरह भी वर्क किया, जहाँ पे रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी, जहाँ पे जो अमीर आदमी और औरत होते थे वो अपना पैसा डिपॉजिट कर देते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्री। या तो उसको वो इन्वेस्ट कर देते थे, और जो पार्ट होता था इंटरेस्ट का, यानी जो भी उन्हें वापस मिलता था, लोग जो अपना पैसा डिपॉजिट करते थे उस पर इंटरेस्ट मिलता था, या तो वो रिटर्न हो जाता था, या फिर वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनेस्ट्री को सपोर्ट करने में यूज़ हो जाता था, ठीक है। उसके बाद रूल्स हैं फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। ये एक पैराग्राफ है जिसको आप पढ़ सकते हैं। ये हम पढ़ लेते हैं कि स्पिनिंग और वीविंग यानी सिलना या कपड़े बनाने के जो काम होते थे उसमें किस तरह से काम होता था। ये जो रूल्स हैं ये अर्थशास्त्र में मेंशन हुए हैं, जो हमने पढ़ा था चाणक्य की जो बुक थी। अब उसमें क्या था कि ये चीज़ें
दिखाई गई कि किस तरह से काम हो सकता है, कोई सुपरविजन अगर किसी स्पेशल ऑफिशियल के आगे काम करना है तो कैसे कर सकते थे। सबसे अच्छी चीज़ थी कि विडोज़ यानी कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, यंग वुमेन या फिर कुछ जो डिफरेंटली एबल्ड हैं जिनके साथ कोई शारीरिक परेशानी है हाथ पाँव में, नन हो गई, या जो मदर्स होती थी, रिटायर्ड वुमेन होती थी, सर्वेंट्स होते थे किंग के, या फिर जो वुमेन उन्होंने सर्विस टेम्पल की सर्विस जो भी वो काम करती थी मंदिरों में उससे वो हट चुकी हैं, वो ये सब काम कर सकती हैं। ठीक है, सारे ये लोग जो भी किसी भी तरह से अगर वो काम नहीं कर पा रहे थे तो वो इस वुल प्रोसेसिंग में, कॉटन में, इन सब में काम कर सकते थे। अब उनको पे किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। ठीक है, उनको कैसे पे किया जाता है, कितना काम उन्होंने किया है और कितना काम उन्होंने कैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग उनको पे मिले। अच्छा काम किया तो अच्छा पे मिले, ख़राब काम किया तो पैसे वैसे ही मिले। और उसके अलावा जो वुमेन अपना घर नहीं छोड़ सकती थी, दे वर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम, वो किसी सर्वेंट को भेज सकती थी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद वो काम ख़त्म करके वापस वो काम दे सकती थी सर्वेंट के हाथों ही। उसके अलावा वुमेन जो मतलब वर्कशॉप में आ सकती थी वो क्या करेंगी, सारा काम करेंगी, अपना वेज जो दिन की दिहाड़ी होती थी, जो भी उनको पैसा मिलता था वो कलेक्ट करेंगी। और हाँ, एनफ लाइट होनी चाहिए ताकि काम देखा जा सके कैसा हो रहा है। उसके अलावा अगर सुपरिटेंडेंट है जो भी काम देख रहा है वो औरतों से बात करेगा काम के अलावा किसी भी चर्चे पे तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कि वो सिर्फ काम के बारे में चर्चा करेगा, किसी और बारे में चर्चा नहीं करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई वुमेन अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाई तो क्या होगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसका थंब भी काट सकते हैं। तो ये सारे रूल्स थे जो लिखे थे शास्त्र में। नाउ अ क्लोजर लुक अरिका मेदू, ठीक है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। फाइंड अरिका मेदू पौंडीचेरी में जो अभी है, और रीड द बॉक्स ऑन रोम ऑन पेज 88। बिटवीन ये ईयर्स दे रखे हैं, इन सालों के बीच में क्या हुआ। अरिका मेदू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। यानी कि क्या होता था, यहाँ पे शिप्स आते थे और जो भी वो गुड लाते थे, जो भी सामान वो लाते थे, अनलोड करते थे, छोड़ देते थे। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वॉज फाउंड एट द साइट। एक बहुत ही बड़ा सा ब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर जो शायद उस टाइम पे एक वेयर हाउस हुआ करता था, वो यहाँ पे मिला है। कई और चीज़ें जो मिली हैं वो क्या मिली हैं, पॉटरी मिली है मेडिटेरियन रीजन से। ठीक है, उसके अलावा ये जार्स की स्पेशलिटी है, नाम दिया है एम्फोरे, और ये बताया है किस तरह के जार्स होते थे। ये वो जार्स होते थे जिसमें वाइन या ऑयल प्रिजर्व करके रखते थे। या फिर स्टेम्ड रेड ग्लेस पॉटरी, ये भी अलग अलग तरह की पॉटरी थी, इनको आप गूगल भी कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। और जिसको हम एरेंटाइन वेयर बोलते थे, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली। और इसको नाम कैसे दिया गया था, एक इटली में एक सिटी थी उसके नाम पे दिया गया था। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इन टू अ स्टैम्प्ड मोल्ड। कैसे बनाया जाता था, जो गीली क्ले होती थी उसके ऊपर एक स्टैम्प्ड मोल्ड लगा के उसको बनाया जाता था। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली, दो रोमन डिज़ाइंस वर यूज। रोमन डिज़ाइन यूज़ होते थे लेकिन और भी कई सारी पॉटरी यूज़ होती थी। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर्स एंड जेम्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं अरिका मेदू में। ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ है कि ये चीज़ें उस टाइम पे मिली थी, ठीक है, मतलब अभी मिली हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स यूज टू डाई क्लोथ्स। कई सारे टैंक्स भी मिले हैं और शायद वो उस टाइम पे जो कपड़े वगैरह होते थे उनको डाई करने के लिए यूज़ होते थे। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। और काफ़ी ज़्यादा सबूत इस चीज़ के भी मिले हैं कि शायद वहाँ पे कई सारे स्टोन्स और ग्लास यूज़ करके वो लोग क्या बनाते थे, बीड्स, मालाएँ बनाते थे। ठीक है, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ये इंस्क्रिप्शन मिले हैं। कई पीसेज ऑफ पॉटरी पे इंस्क्रिप्शंस थे ब्राह्मी में, जो उस टाइम पे क्या होते थे, तमिल यूज़ करने के लिए, तमिल लिखने के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें अरिका मेदू में क्या क्या चीज़ें मिली। नाउ एल्सवेयर फाइंड रोम ऑन मैप 6। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द यूरोप। जो रोम है काफ़ी पुरानी सिटी है यूरोप की, और वो सेम टाइम पे डेवलप हुई थी जब गंगा वैली डेवलप हो रही थी। जैसे कि गंगा वैली के अंदर जितनी भी सिटीज़ थी जब वो डेवलप हो रही थी उसी टाइम पे रोम भी डेवलप हो रही थी। ठीक है, रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। सबसे बड़े एम्पायर की वन ऑफ द वो कैपिटल थी, मेन सिटी थी जो बाद में पूरा फैला हुआ था। अगस्टस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। उन्होंने क्या बोला है कि मुझे जो रोम था वो ब्रिक की फॉर्म में मिला था और मैंने उसको मार्बल में कन्वर्ट कर दिया।
दिया। उसके बाद ही एंड लेटर रूलर्स बिल्ड टेम्पल एंड पैलेसेस, उन्होंने कई सारे टेम्पल बिल्ड करे। पैलेसेस यानी वहाँ पे कई सारे ये जो होते हैं ना आपके पूरे के पूरे क्या कहते हैं उसको, जैसे महल होते हैं या फिर जो राजा महाराजा जहाँ रहते थे वैसे पैलेसेस उन्होंने बिल्ड किए थे। उन्होंने कई सारे ह्यूज एम्फी थिएटर्स भी बिल्ड किए थे जहाँ पे क्या होता था, सीट्स होती थी जहाँ पे सिटीजन्स क्या कर सकते थे, पब्लिक शोज़ देख सकते थे। और पब्लिक बाथ भी उन्होंने बनाए थे और सेपरेट टाइमिंग थी मेन और वुमेन के लिए। वेयर पीपल मेट एंड रिलैक्स, जहाँ पे लोग मिलते थे, रिलैक्स करते थे। ह्यूज एक्वेडक्ट्स चैनल टू सप्लाई वाटर, यानी कि ये एक्वेडक्ट्स क्या बोला है, जहाँ से पानी की सप्लाई होती थी वो बिल्ड किया गया था ताकि क्या हो, पानी आ जाए सिटी में और बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट सब चीज़ों के लिए पानी मिलता रहे। तो ये बताया कि और जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे थे, हो रही थी, उस टाइम पे सेम चीज़ें रोम में भी हो रही थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग चीज़ों को कि किस तरह से क्राफ्ट पर्सनस के बारे में, पॉटरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्वाइंस के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा एक स्टोरी पढ़ी क्लेवर एंड पुअर मैन के ऊपर, और पूरा का पूरा यानी कि जो आपके आयरन टूल्स थे, जो विलेजेस थी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ा। तो ये था चैप्टर 8 क्लास 6 हिस्ट्री का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए, एक बेल का आइकन है उसको भी दबा सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो मिले। आपको अगर हिस्ट्री के और चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, उसमें आपको सारे लिंक मिलेंगे। उसके अलावा 6th के साइंस के भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएंगे, जहां आप सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आपको अपने रिलेटेड जो भी सोर्स है वो वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।